नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे खास मेहमान हैं वास्तुविद, बल्कि मैं यूँ कहूँ अंतर्राष्ट्रीय वास्तुविद पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल पेशे से बी सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में और एनर्जी में प्राप्त की है। बहुत सारे देशों में वो वास्तु की कोर्सेज करते रहे हैं, ट्रेनिंग लेते रहे हैं। अमेरिका से उन्होंने कई कोर्स किए हैं, फ्रांस में उन्होंने कोर्स किए हैं, रूस में उन्होंने कोर्स किया है, सोवियत संघ में हम जिसे कह सकते हैं। और इसके अलावा उनकी जो खासियत है, उनकी जो विशेषता है, वो इस बात के लिए है कि बगैर तोड़ फोड़ के वो वास्तु सुधार करवा देते हैं। वास्तु विज्ञान है और उस विज्ञान के आधार पर ही वो आपकी दिनचर्या में, आपकी लाइफस्टाइल में एक परिवर्तन कराकर सकारात्मक ऊर्जा का, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, उसका आपके करियर में, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में उस सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना सिखाते हैं पंकज अग्रवाल जी। और पंकज अग्रवाल जी कहना चाहिए कि मास्टर प्लान के भी एक्सपर्ट हैं। बरसों से इंदौर का जो मास्टर प्लान बनता रहा है, उस कमेटी के वे सदस्य रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह सरकार थी तब भी थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब भी वो मास्टर प्लान कमेटी के सदस्य रहते हुए उन्होंने इंदौर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। पंकज जी, जो वास्तु को तो पहले एक धार्मिक कृत्य माना जाता था, हमारे वास्तुशास्त्र है, हमारे धर्म ग्रंथों में है, लेकिन धीरे धीरे शनै शनै ये विज्ञान में तब्दील हो गया। या ये कह सकते हैं पहले भी विज्ञान था, पर हम इसको धार्मिक रूप में मानते थे, पर अब ये विज्ञान हो गया, टोटल साइंस है। और यही वजह है कि आप दुबई भी जाते हैं, शारजा में शेखों के महल भी आप वास्तु डिज़ाइन करते हैं, और आप जो है वो हिंदुओं के भी वास्तु डिज़ाइन करते हैं। तो वास्तु क्या है, धर्म है या विज्ञान है? देखिए, वास्तु विज्ञान है, सबसे बेसिक बात। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि क्या होते हैं? देवर साइंटिस्ट। उन्होंने पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की, घरों की स्टडी करी और उनको हमारे शास्त्रों में लिखा। और शास्त्रों में से इस तरह लिखा कि एक कॉमन आदमी के पास इजीली समझ सके कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज अगर साइंस के रूप में अगर वो कहें तो बहुत टीडियस हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। कि छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हमारी बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अर्थ बड़ा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ रखेंगे तो 11वीं की फिजिक्स अगर हम याद करें तो एक दूसरे को धक्का देती है, रिपेल करती है ईच अदर। एक तो ये हुआ। दूसरा तरीका जो हमारे ऋषि मुनि ने उसको सरल तरीके से लिख दिया, क्योंकि जिंदा आदमी नॉर्थ पोल की तरफ सिर इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि मुर्दे का सिर हम नॉर्थ पोल की तरफ रखते हैं, डेड बॉडी का सिर हम नॉर्थ पोल में रखते हैं, इसलिए जिंदा आदमी को साउथ की तरफ से रख करके सोना चाहिए। तो एक आदमी के दिमाग में चला जाता है और इजीली याद रहता है। दूसरी चीज़, आज वास्तु के जानने वाले बहुत कम हैं और करवाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और उस समय जो बड़े बड़े राजगुरु थे, राज पंडित थे, उनके पास हर एक कॉमन आदमी की अप्रोच नहीं थी। तो उन्होंने एक कॉमन आदमी अपने घर में, एक कमरे में रहने वाला आदमी भी वास्तु का ध्यान रख सकता है और अपने घर को अच्छे वास्तु से, अच्छी ऊर्जाओं के साथ बना सकता है। तो उसको हम इजीली कैसे बना सके, उसका ज्ञान उन्होंने हमारे शास्त्रों के रूप में लग दिया। कलयुग आया। कलयुग के अंदर हमारे को हर चीज़ की साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। बिना साइंटिफिक प्रूफ के हमारे को एक्सेप्टेंस नहीं है। जब तक हमें नहीं मालूम पड़े कि ये साइंटिफिकली सही है, तब तक एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वापस से रिसर्च करना शुरू करी, आखिर वास्तु विज्ञान में कोई भी चीज़ क्यों बोली गई है। पर्यावरण का विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भारत में वेस्ट की तरफ से विंड चलती है, वेस्टर्न विंड्स आती है, बारिश का सीज़न आता है। बारिश के सीज़न में वेस्ट विंड आती है तो काफ़ी बारिश की बौछारें हमारे पश्चिम की दीवारों पे आती है। घर में सीलन मच जाएगी, अगर पतली पतली दीवारें होंगी, बालकनी रहेगी तो यूज़ नहीं होंगे। तो वास्तु विज्ञान कहता है कि पश्चिम की तरफ की दीवारें मोटी होनी चाहिए, दक्षिण की तरफ की दीवारें मोटी होनी चाहिए, पश्चिम की तरफ की दीवारें ऊंची होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा सोलर पाथ है, गर्मी और ठंड के अंदर साउथ से आता है और नॉर्थ की तरफ से जब आता है तब समर में आता है। तो दीवारें अगर पतली कम हाइट की रहेंगी तो हमेशा गर्मी बनी रहेगी। तो घर को ठंडा रखना, या पर्यावरण विज्ञान को हम कह सकते हैं वास्तु विज्ञान। आज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं,
घर के अंदर हम वो ऊर्जाओं को मेज़र कर सकते हैं और कौन सी ऊर्जा घर के रहने वालों को किस तरह की तकलीफ दे रही है वो असेस कर सकते हैं। क्या ज्योतिष को भी आप जोड़ते हैं कि मेरा घर है तो मेरा ज्योतिष भी आप जोड़ेंगे वास्तु के साथ? ज्योतिष विज्ञान के अंदर वास्तु विज्ञान का महत्व 5% है। इसी तरह से वास्तु विज्ञान में ज्योतिष विज्ञान का महत्व भी 5% है। दोनों का बहुत अलग अलग है। हम लोग ज्योतिष विज्ञान से नहीं चलते, मनुष्य की ऊर्जा के रूप से चलते हैं। मनुष्य की क्या ऊर्जाएं हैं और पर्यावरण की क्या ऊर्जाएं हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा उस आदमी के लिए नुकसान कर रही है मेंटली और फिजिकली, या तो हेल्थ पे इम्पैक्ट दे रही है या हमारे दिमागी शांति पे इम्पैक्ट दे रही है। मान लीजिए कोई एक ऑफिस है, वो ऑफिस आपने किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर डिज़ाइन किया, उसने वो ऑफिस छोड़ के चला गया, दूसरा ऑफिस आ गया, उसका भाई आकर बैठने लगा, तो फिर वो ऑफिस का फ़र्क तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100% फ़र्क पड़ेगा। इसमें 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट ऐसा है जो कि जनरल कंपोनेंट है, उसको देखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ कंपोनेंट ऐसे आते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं वास्तु के अंदर, तो वो इम्पैक्ट देते हैं। तो फिर आप कैसे कर, पर्सन टू पर्सन कैसे करते हैं? उसको हस्ता विशेषज्ञता करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग क्या वास्तु विज्ञान में प्रत्येक की ऊर्जा नापने के लिए सबसे मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक एग्जांपल लूँ, अब मैं आपके लिए 15 फीट बाय 15 फीट का कमरा बनाता हूँ, आपका कोई रिलेशन उससे नहीं है, पर मैं एक आपका हाथ का मेजरमेंट जो हमारे शास्त्रों में दिया गया, दिस इज कॉल्ड हस्ता, दिस इज कॉल्ड वदस्ती एंड दिस इज अंगुला। जैसे फिट, मीटर, सेंटीमीटर होता है, तो इसकी स्केल क्रिएट कर लेते हैं और 15 फीट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ह्यूमनाइज्ड स्केल के अंदर। डीह्यूमनाइज्ड स्केल हम नहीं यूज़ करते, ह्यूमनाइज्ड स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ये निकालते हैं कि हमारी 11 हस्ता बाय 11 हस्ता का घर बना है। अब आपके लिए कमरा बनाना, आपका हस्ता का मेजरमेंट है फॉर एग्जाम्पल 18 इंच का, दूसरे का है 17 इंच का, एक का 19.5 इंच का, तो हर एक के लिए कौन सा कमरा बेस्ट शूटिंग करेगा, ये वास्तु विज्ञान के अंदर अलग अलग फार्मूले दिए हैं। शेडवर्क कहलाता है, 6 फार्मूले मेन है, उसके बाद 3 फार्मूले और हैं, उसके बाद टोटल 27 फार्मूले हैं। तो हर एक लेवल के ऊपर चेक किया जाता है कि ये घर उसके घर के रहने वालों के लिए किस तरह से सूट करने वाला है। एक वास्तु को लेकर बहुत भ्रम है और उसके लिए वास्तुविद भी ज़्यादातर जिम्मेदार हैं, वास्तु विशेषज्ञ, कि तोड़फोड़ करवाते हैं। ये कहा जाता है कि भाई ये इनको बुलाएंगे तो ये कहेंगे कि यार ये तो तुम्हारा लेटरिन बाथरूम गलत जगह बना हुआ है, इसको वहाँ बनाओ, किचन यहाँ है नहीं वहाँ होना चाहिए, तुम्हारा ये मटका रखने का जगह वहाँ होना चाहिए, मंदिर वहाँ होना चाहिए। ये सच्चाई है कि आप तोड़फोड़ ही करना पड़ती है या उसमें कुछ रेमेडी है आप लोगों के पास? आज के युग में साइंस ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है। अगर आप ये नाप सकते हैं कि ये मटका 2 मिनट के लिए गलत जगह रखा है, तो उससे कौन सी ऊर्जा नेगेटिव हुई घर की, अगर हम उस नेगेटिव ऊर्जा को किसी भी तरीके से बैलेंस कर सकें या पॉजिटिव कर सकें, तो हमारे को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मटका शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वास्तु विज्ञान में ये बताया गया है कि हम कौन सी ऊर्जा, जैसे किचन आपका कहीं गलत जगह शिफ्ट हो गया है, तो हम उसमें कौन सी ऊर्जाएँ उससे नेगेटिव हो रही है और उसको हम किस तरह से पॉजिटिव करें। उसके लिए हम अलग अलग टाइप के ऑयल्स यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप्स के हर्ब्स यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा हमारे शास्त्रों में खुशबू, मोगरे की खुशबू, अरोमा हम यूज़ करते थे। बचपन से हमारे ऋषि मुनि, हमारे घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है। और कई आपने कभी सुना हो दादाओं से, अपने पुरखों से, कि यार तुम्हारे घर में मोगरे की अगरबत्ती जलाना समृद्धि लाएगा। या आप पर्टिकुलर कलर यूज़ करिए, कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट, कलर थेरेपी भी है, कलर थेरेपी भी है। अगर आप वास्तु देखें में वास्तु विज्ञान में हर दिशा का अपना एक कलर है। तो आप लोग बताते हैं कि इस कलर के पर्दे होना चाहिए, इस कलर की बेडशीट होना चाहिए, इस कलर का दीवार होना चाहिए। बेसिकली क्या है, कलर बहुत बड़ा कलर नहीं चाहिए रहता हमारे को, रफली 2 इंच बाय 2 इंच का कलर इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो आप अपने हिसाब से पर्दा लगा लीजिए। पर फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट में मुझे रेड कलर चाहिए, तो उसमें 2 इंच बाय 2 इंच का रेड कलर के फ्लावर्स बने हो तो दैट इज़ सफिशिएंट। या आपने कोई लाल कलर का वॉज रख दिया उस कोने में, या कोई ऐसी पेंटिंग लगा दी जिसमें लाल कलर का कंपोनेंट है, तो आपके घर की वास्तु की ऊर्जाओं को सुधारने के लिए कलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये मान के चलिए, अगर किसी को कलर है, खुशबू है, इसके जरिए आप उसकी एनर्जी को बदल देते हैं। हर्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, अलग अलग मिनरल्स का इफेक्ट है हमारे घर के पर्यावरण के ऊपर, जैसे मुझे कैल्शियम। याद है कई बार आप पेंटिंग लगवा देते कि एक पानी की पेंटिंग लगना चाहिए, कई बार आप कहते हैं कि सूरज की पेंटिंग लगना चाहिए। ये अपने इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है, वो अगर लगाते हैं तो घर के अंदर ऊर्जाओं का। अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटी सी गौतम बुद्ध की पेंटिंग लगी, आप किसी ऑफिस में घुस रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, तो आप उनको देख करके अपने आप ही हाथ जोड़ते हो। वो पेंटिंग का असर हमारे थॉट पे, उस पर्यावरण पे उसी तरीके से। गणेश जी बैठे हुए हैं, बट
अगर हमने नेगेटिव है, वहाँ पे भूत प्रेत लगे हैं, तो आपको घुसते से लगता है ये क्या है भाई, क्या हो रहा है। या रूइंड गांव दिखाया हुआ है जिसमें सारे गांव जल गया है, ख़त्म हो गया है, या ऐसे जंगल हैं जो जल के राख हो गए हैं, इस टाइप की पेंटिंग हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं घर में लगाने के लिए। हम कभी भी इस टाइप की पेंटिंग नहीं लगाते। लाइफ होनी चाहिए, जो भी पेंटिंग लगाएंगे। तो अब तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं है। अब 95% आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको 5% हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं, और उसमें भी क्या है, 5% हम वो चीज़ें अगर जिसमें बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है किसी भी घर में, आप मत तोड़िए। कोई भी आदमी, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट 100% वास्तु कंप्लायंस का घर नहीं बना सकता। आज अगर हम भी देखें तो हमारे को 92-93% कंप्लायंस के घर बना आपका खुद का अपना घर, हाँ 92% कंप्लायंस के घर बन सकते हैं। तो 5-7% हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। क्या वास्तु कभी इतना नकारात्मक, इतना खतरनाक हो सकता है कि जो घर का स्वामी है उसकी सेहत पर फर्क पड़ जाए, उसकी मृत्यु तक हो जाए, या उसका बिजनेस पूरी तरह चौपट हो जाए? क्या वास्तु इतना इम्पोर्टेंट है कि वो लोगों को जो राख खाक से उठा के आसमान तक पहुंचा दे और आसमान से उठा के नीचे पटक दे? बिल्कुल 100%। वास्तु के जो प्रभाव हैं, अच्छे हाउसेस को, कारपोरेट हाउसेस की बात कर रहा हूँ, डुबो के जब उन्होंने नेगेटिव ऑफिस में शिफ्ट करा और पूरे डूब के खाक हो गए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मैंने ऐसी देखी हैं, अर्श से फर्श पर आ गए। हर्ष से फर्श पे आ गए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें बहुत नेगेटिव वास्तु में बनाई उन्होंने, और उसका सत्यानाश होते हुए भी देखा हुआ है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक कमरे से चालू हुए थे, पर वास्तु के कंप्लायंस उन्होंने पूरी करी और काफ़ी आगे बढ़े। यह अपने आप वास्तु इतना अच्छा था कि वो समटाइम्स यस, समटाइम्स आप, यू आर 100% राइट। मेरे को एक एग्जांपल याद आया। मैं एक बार झांसी से चंदेरी जा रहा था, तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो मेरे संग गाड़ी में थे। हम लोग गए और देख करके साइट आ गए। और जैसे ही मैंने झांसी में वापस उतारा तो उनके साथ के कलीग मेरे से पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो बोले साहब इनके यहाँ तो वास्तु की बहुत तकलीफ है और ये भुगत रहे हैं, और अपने 4 घंटे 5 घंटे इनके साथ रहे और एक भी वास्तु की बात नहीं। मैंने कहा अभी उनका समय नहीं आया है वास्तु ठीक करने का। तो जब तक समय नहीं आता तब तक आप वास्तु भी ठीक नहीं कर पाते, और जब समय अच्छा चल रहा होता उस समय अगर आप घर बनाते तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ वास्तु से फॉलो कर जाती है। चीनी एक विधा है फेंग शी या फेंग शुई, ये और भारतीय वास्तु एक है या अलग अलग है? वर्ल्ड में मेजरली 3 कल्चर है, इंडियन कल्चर, चाइनीज़ कल्चर और इजिप्शियन कल्चर। हम इसको वास्तु विज्ञान बोलते हैं, चाइनीज़ इसको फेंग शुई बोलते हैं, और इजिप्शियन इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। और तीनों ही कल्चर में 70 से 80% नियम सेम है। अब हमारे यहाँ क्लाइमेटोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेंग शुई में एस्ट्रोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ की क्लाइमेट, चाइना की क्लाइमेटिक कंडीशंस और इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत फ़र्क है। तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वहाँ के जो नियम हैं वो बदल जाते हैं। क्योंकि वास्तु विज्ञान में हम 5 चीज़ें देखते हैं, विंड डायरेक्शन, सोलर रेडिएशंस, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो वो तो दोनों जगह एक जैसे ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर विंड डायरेक्शंस हर जगह चेंज हो जाते हैं। या रेनी सीजन्स हमारे यहाँ चेंज हो जाते हैं। तो किस तरह से वहाँ पे क्या पैटर्न है एनवायरनमेंट के, उसके कारण नियम बदल रहे हैं, और आपका बेसिस क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसके हिसाब से नियम बदल रहे हैं। तो फेंग शुई में बहुत सारी जगह जहाँ एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वहाँ पर नियम। वो एक लाफिंग बुड्ढा आजकल हर कोई रख लेता है, कछुए हर कोई रख लेता है, तो ये सब। सर देखिए, अगर अपन बात करें, कछुए की बात करें, तो कछुआ हमारे यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी जी का वाहन माना गया कछुए को। और अगर कछुए के पीठ पे देखा जाए तो लक्ष्मी यंत्र बना होता है। यंत्र अगर देखते हैं, यंत्र क्या होता है? कुछ लाइनें होती हैं, कुछ शब्द होते हैं और कुछ कलर होते हैं। घर का नक्शा क्या होता है? कुछ लाइनें हैं, कुछ शब्द और कलर है। तो वो नक्शा जो है आपके घर का यंत्र है। अगर वो सही बन गया तो आपका घर हमेशा अच्छा बनेगा। वो सही नहीं बना तो लोग कछुआ रख लेते हैं, लाफिंग बुद्धा रख लेते हैं, अपने आप रख लेते हैं, या कुछ वो मछली का एक वो पॉट ला के रख देते हैं। अब लाफिंग बुद्धा की बात करें तो अगर हमारे यहाँ गणेश जी को देखें और बुद्धा को भी देखें, दोनों ही चीज़ें प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं। तो उन्होंने चाइनीज़ में उसको लाफिंग बुद्धा बोलते हैं, हम गणेश जी को हम रखते हैं। दोनों ही समृद्ध है, समृद्धि ला रहे हैं, बढ़िया हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलर हैं।
बहुत माइनर से चेंजेस इसमें करेंगे। अब मैं आपसे इंदौर के वास्तु को लेकर बात करूं, इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर बात करूं। कैलाश विजयवर्गीय बड़े राजनेता हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं महापौर थे तो उनको किसी महात्मा ने कहा कि भाई इंदौर का वास्तु ठीक नहीं है, इस दिशा में अगर एक हनुमान जी का बड़ा मंदिर हो तो इंदौर का वास्तु सुधर जाएगा, और उसके बाद जंगल हो और मंदिर हो। तो उन्होंने पितृपर्वत की स्थापना की। क्या शहर का भी वास्तु होता है? शहर का भी वास्तु होता है, देश का भी वास्तु होता है, और तो और शहर जिले का वास्तु भी होता है। तीनों चीज़ों की देखी जा सकते हैं, हम देखते हैं तो वास्तु में। अगर झाबुआ पिछड़ा हुआ है, बड़वानी पिछड़ा हुआ है, उमरिया मंडला पिछड़ा हुआ है, तो इनका वास्तु खराब है, और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, तो इसका मतलब इसका वास्तु अच्छा है। एग्जैक्टली हम इन शब्दों में यूज़ नहीं करेंगे। पिछड़ा हुआ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे झाबुआ में मैन पावर ज़्यादा होगा, हमारे यहाँ मैन पावर कम होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा होगी, वहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ कम होगी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको अब उसको आप भले फाइनेंस, सिर्फ एक फाइनेंस से अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो यू आर 100%। तो जो कैलाश जी ने कहा जी। कि उनको किसी महात्मा ने कहा कि वास्तु ठीक नहीं है। आप तो मास्टर प्लान कमेटी में भी रहे, बहुत समय तक आपने इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर बात करी, आप बहुत बारीकियां जानते हैं मास्टर प्लान की। क्या सच में इंदौर का वास्तु खराब था उस समय? हनुमान जी को बिठाया गया पितृ पर्वत पे, अब ठीक है? बिल्कुल 100% ये सही है। अगर पितृ पर्वत पे जब से हनुमान जी बैठेंगे, ये था कि अगर वहाँ हनुमान जी बैठते तो पूरे इंदौर को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जो मिल रहा है। जो मिल रहा है। अब मेट्रो आ गई है, आज देख रहे हैं, वो बेनिफिट को देख रहे हैं। हम उसको 20 साल पहले देख रहे थे, 10 साल पहले देख रहे थे। कैलाश जी ने उसको विजुअलाइजेशन 10 साल पहले कर लिया था, जिसके कारण आज पितृ पर्वत बना। और हनुमान जी जब वहाँ लाए तो पूरे शहर की समृद्धि होना चालू हो गई इन ऑल द डायरेक्शंस। इन द ऑल डायरेक्शंस मीन्स आप चाहे फाइनेंशियल कैपिटल की आप बात कर लीजिए, लॉजिस्टिक की आप बात कर लीजिए, आप कमर्शियल कैपिटल की बात कर लीजिए, मतलब आप कुछ भी बात कर लीजिए, हेल्थ सेंटर की बात कर लीजिए। आज हमारे इंदौर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, ये पितृ पर्वत के कारण है। वन ऑफ द रीजन। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%। ये मैं आना चाहता हूँ कि इंदौर के मास्टर प्लान जैसा बनना चाहिए, जो एक मास्टर प्लान होता है जो चंडीगढ़ का है या मुंबई का है, वैसा हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप तो बहुत बारीकी से उस कमेटी को देखते रहे, काम करते रहे अंदर उसमें। ये बड़ा एक क्रूशियल क्वेश्चन है। मैं आपसे बहुत सच्चे जवाब की उम्मीद करता हूँ। देखिए, मास्टर प्लान तो बहुत अच्छा बन सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब मैं मास्टर प्लान कमेटी में आया तो विश्वास करिए, मैंने दुनिया के 10 टॉप सिटीज़ के मास्टर प्लान की स्टडी करी, और मैं वहाँ पर मैंने कहा कि अपन मास्टर प्लान बनाना तो कितने अच्छे से अच्छा बना सके। पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ 10 मीटिंग के बाद कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, किसी की कोई रुचि नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट सबके हैं। तो सिर्फ नेताओं के वेस्टेड इंटरेस्ट है या अधिकारियों के भी हैं? ज़्यादातर अधिकारियों के सर। अच्छा, उन्हें तो रहना नहीं है ना यहाँ पर, वो तो आएंगे 3 साल में चले और जाएंगे। दूसरी बात मैंने ये देखा कि जो अधिकारी यहाँ पे आ रहा है, 3 साल रह रहा है, वो मास्टर प्लान नहीं बना सकता। मास्टर प्लान के लिए लोकल लोग, मतलब उनका इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको शहर लिवेबल नहीं बनाना है, रहने के लिए नहीं बनाना है, आपको लवेबल बनाना है, जिससे लोग प्रेम करें। तो आपको लवेबल सिटी बनानी है। लवेबल सिटी तो वही बनाएंगे जो यहाँ रहते हैं, Exactly. शहर से प्यार है, जिनको कनेक्शन में खेला कूदे बड़े हुए, कनेक्शन है जिनका। नहीं तो लिवेबल कंट्री वो सिटी बना के चले क्या जाएंगे। होना चाहिए? मेट्रो ट्रेन जो आ रही है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं। देखिए, मास्टर प्लान सबसे पहले अपने 1908 में बना था गिनीज पेट्रिक्स का, और अगर वो मास्टर प्लान और आज का मास्टर प्लान देखें तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जितनी डिटेलिंग उस जमाने में करी गई थी उसके सामने हमने 10% भी नहीं करी है। 10% 1908 का जो पुराना That was अंग्रेजों के excellent, ज़माने का, मतलब अंग्रेजों के ज़माने का। आप उस मास्टर प्लान में अगर शहर में महामारी फैलती है तो हम शहर को कैसे सील करेंगे, कैसे इवैक्यूएट करेंगे, ये सारी डिटेल है उसमें। आज हमारे किसी मास्टर प्लान में नहीं है। आज हमारी ड्रेनेज लाइन के लिए, आज हमारा सीवेज सिस्टम को हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, आज ये रहेगा, कल को ये रहेगा, 20 साल बाद ऐसा रहेगा, 100 साल बाद ऐसा रहेगा, मास्टर प्लान में मैं ये नहीं। समझ नहीं पाता कि 2 इंच 2.5 इंच में ये शहर डूब क्यों जाता है, BRTS डूब क्यों जाता है, बस्तियों में पानी क्यों भर जाता है? ये मास्टर प्लान की गलती है, वास्तु की गलती है, सिविल इंजीनियरिंग की गलती है, क्या है गलती? या नागरिकों की भूल है? बेसिकली दिस इज मास्टर प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मास्टर प्लान में इस पे कुछ इंजीनियर के नाते आपको दुख और आश्चर्य नहीं होता कि 2.5 इंच 2 इंच पानी गिरा और BRTS भर गया और जाम लग गया और
लोग घुटने घुटने तक चल रहे हैं और बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। हालत खराब आज है। हमें शर्म आती है इस बात को देख करके कि क्या हो रहा है ये। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वास्तुविद और मास्टर प्लानर हैं और आपके खुद के शहर की अब हालत मैं ये दूसरे कंट्रीज में जाता हूँ, जब वहाँ का देखते हैं कितना भी पानी बरस रहा हो, ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा। रोडों की कंस्ट्रक्शन, आज हमारे ड्रेनेज लाइन सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही ड्रेनेज लाइन आप 100 साल आगे क्या होनी चाहिए वो डाल दीजिए, पर हमारी प्लानिंग में होना चाहिए कि हम 20 साल में इसको इतनी डालेंगे, 20 साल के बाद इतनी स्ट्रेंथन करेंगे, उसके 20 साल बाद इतनी स्ट्रेंथन करेंगे। हमारे को जो रीडेंसिफिकेशन, जो नाला टेपिंग हुआ, हाँ, एक सिविल इंजीनियर के नाते, एक वास्तु एक्सपर्ट के नाते, ये नाला टेपिंग को क्या ये मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं था? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए था। दैट इज रॉन्ग, बेसिकली रॉन्ग। हम शहर को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है, आज मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मेरे सपनों का शहर है, और आज ये कहा जा रहा है कि हमको, महापौर पुष्पमित्र जी ने भी कहा कि हम आज की प्लानिंग नहीं करें, हम अगले 50 साल की प्लानिंग करें। ठीक बात है। तो कैसे होगी अगले 50 साल की प्लानिंग? 50 साल की प्लानिंग, पहले तो मास्टर प्लान का मतलब समझना पड़ेगा जो प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आज की तारीख मास्टर प्लान का मतलब है हरा पीला नीला लाल करना ज़मीन को। दैट इज़ नॉट ए मास्टर प्लान। ये ग्रीन बेल्ट है, या ये ग्रीन कर दिया, ये हमने रेड कर दिया, कमर्शियल कर दिया, ये येलो कर दिया, रेसिडेंशियल कर दिया। इट इज़ नॉट ए मास्टर प्लान। मास्टर प्लान शुड बी डिवाइडेड इनटू 5 और 6 पार्ट्स। पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम, हम कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा अगले हमारे 100 साल तक, हर 20 साल में हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम को। ड्रेनेज सिस्टम एंड डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट। आज 20-25 साल हो गए, 2 ट्रेंचिंग ग्राउंड को हम शिफ्ट नहीं कर पाए। एक इधर ट्रेंचिंग ग्राउंड है और एक उधर ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है, उसकी हम जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एक तो राला मंडल पे और एक नॉर्थ वेस्ट में कहीं पे था, तो उस समय भी ये हुआ। अब हम कहीं पे भी ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दे। एक बड़े मुझे हंसी आई, मास्टर प्लान की मीटिंग में एक सज्जन बोले कि साहब हम चारों कोने पे एक एक वो बना देते हैं ट्रेंचिंग ग्राउंड। मैंने कहा सर आप एक बात बताइए, साउथ वेस्ट से हमारे यहाँ विंड चलती है, अगर मैं वहाँ इतना बड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दूंगा तो उस हवा के साथ आधा शहर सिर्फ कचरे से भर जाएगा। आज राला मंडल का ट्रेंचिंग ग्राउंड में जब उधर से विंड आती है तो आप बहुत बड़ा एरिया, हम जिस ऑफिस में बैठे हैं उसमें ठंडों के दिनों में दिसंबर में शाम को होते ही बदबू भर जाती है, और ये कॉलोनी के सारे रहवासी परेशान हैं। पूरे बाईपास को देखिए कितनी हालत, दिखता नहीं है रोड पे। तो अगर हम सही दिशा में चीज़ों को नहीं रखेंगे तो उसका भुगतना इस शहर के नागरिकों को है, उस अफसर को नहीं भुगतना जिसने मास्टर प्लान बनाया। एक बेहतर मास्टर प्लान बनाने के लिए हमको अपने जो निजी स्वार्थ है वो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सारा मामला तो ये है कि हम किसको कमर्शियल कर दें, किसको ग्रीन बेल्ट कर दें, जो कलरबाजी हम करते हैं ना, और नेता जो कलरबाजी दिखाते हैं। नेता तो बेचारे कम करते, मेरा पर्सनली सोच रहा है, या क्योंकि उनको इतनी अकल नहीं है, सब मिलाजुली सरकार है ये, उनको इतनी समझ नहीं है। हाँ, हो सकता है एक आध दो कोई किसी का वेस्टेड उनको जो अधिकारी जैसा घुमाते हैं वैसा घूम जाते हैं। करेक्ट है। पर आपका मास्टर प्लान सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने अभी 2-3 बार इशू उठाई हाल है, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल मास्टर प्लान होना चाहिए। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आज आपकी ज़मीन उन्होंने ग्रीन कर दी तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इसको रेसिडेंशियल में अगर करवाना है तो व्हाट आर द नॉर्म्स, हम कैसे करवाएंगे। या आपको ज़मीनों को ये ग्रीन लाल पीला नीला करने की जगह हमें ये करना चाहिए कि ग्रीन बेल्ट हमें छोड़ना चाहिए। डेफिनेटली ग्रीन बेल्ट हमें छोड़ने ही पड़ेंगे बड़े बड़े, और ग्रीन बेल्ट बड़े छोड़ने की जगह ये कर दें कि सब हर ज़मीन वाला जो भी प्लॉट वाला है उसको अपने घर के सामने 50 फीट है, जैसे गुड़गांव में 5 पेड़ कंपलसरी लगाना। वो बना इतना ही सकता है, बाकी को प्लांटेशन करे। आप उसका प्लाट कितना ही बढ़ाओ लेकिन वो इतना बनाएगा और बाकी प्लांटेशन। अगर प्लांटेशन नहीं करेगा तो उस पर पेनल्टी होनी चाहिए। उस पर जिस दिन पेनल्टी लग जाएगी तो आप अपने आप ग्रीन होने लग जाएगी। गुड़गांव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हो गया। पर ये जो मेट्रो ट्रेन आ रही है, और अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि साहब तो कोठारी मार्केट से भी निकलेगी, बंगाली चौराहे से भी निकलेगी, शहर के बीच में से भी निकलेगी, हृदय स्थल राजवाड़ा से भी जाएगी, तोड़ फोड़ होगी। ये कैसा मास्टर प्लान है? इसका क्या मास्टर प्लान होना चाहिए? देखिए, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड और आज की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब राजवाड़ा इज हाईली डेंस। क्या मेट्रो ट्रेन की जरूरत है शहर को? मेट्रो ट्रेन की जरूरत तो है, डेफिनेटली मेट्रो ट्रेन की जरूरत है। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन। अगर शहर को आगे ग्रोथ चाहिए
तो पर मुझे नहीं लगता कि मेट्रो ट्रेन शुड बी इन द सेंटर ऑफ द सिटी। आप बाईपास पे बना दीजिए और बाईपास के ऊपर आप नई पूरी सिटी बसा दीजिए, उससे दो फायदे होंगे। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज राजवाड़े के ऊपर है, वहाँ मुझे ड्रेनेज लाइन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता एडिशनल नहीं पड़ेगी। आज मेट्रो डाल दूंगा, वहाँ डेंसिटी और बढ़ा दूंगा आदमियों के रहने की, तो सबकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, जो ओपन स्पेसेस हैं उसको हमें ओपन स्पेसेस रिजर्व रखनी चाहिए। दीज आर द लंग्स ऑफ द सिटी। अगर हम लंग्स को ही बंद कर देंगे, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी आदमियों को, हमारे दिल्ली जैसी हालत हो जाएगी। दिल्ली जैसी हालत हो जाएगी, पॉल्यूशन हो जाएगा। अपने जो रिवर है, सरस्वती रिवर कह लीजिए, या जो नाले बन गए, जो नाले बन गए, उसकी आज से अगर हम तैयारी करेंगे उसको साफ़ करने की और उसकी प्लानिंग करेंगे, तो आप 5 साल बाद वहाँ पे हम पानी भर पाएंगे प्रॉपरली। अगर हम प्लान करते हैं तो उसका भी पूरा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा प्लानिंग, और उसमें ड्रेनेज लाइन डाल करके आपके जितना भी सिटी का ड्रेनेज आ रहा है उसको ले जाके हम सीवर सिस्टम से जोड़ दें, विच इज़ टेक्निकली पॉसिबल। आज हम करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए हम खर्च कर रहे हैं दूसरी चीज़ों में। हम शहर की ब्यूटिफिकेशन, ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग, ये खर्चा करना चाहिए हमें। दूसरा, जैसे हमने बड़ी बड़ी विजयनगर के पास हमारी बड़ी रोड जा रही है जिस पर हमने ऑलरेडी MR10 लिया हुआ है, जो ये MR3 है इधर, इनके ऊपर अगर हम मेट्रो चलाते हैं, आपको मेट्रो क्यों चलानी चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ट्रैफिक जाम जो है वो उससे कम निजात मिल जाए सर, लोगों को। देखिए, अगर लंदन की भी मैं बात करूं तो लंदन में भी आज आदमी बहुत 90% मेट्रो से चलता है। 10% जो बड़े लोग हैं वो तो जाते हैं उनकी कार से ही, भले उनको 2 घंटे लगते हैं 20 मिनट का ट्रेवल करने में, तो वो तो कार तो चलने वाली है, आप वो रोक नहीं सकते। तो हमारे मास कम्युनिकेशन जो है, जो शहर से दूर रह रहे हैं, वो अपने वर्क प्लेस तक प्रॉपरली पहुंच जाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमने बाईपास पे अगर मेट्रो चला दी और बाईपास पे हमने इस तरह की सिटी बसा दी जहाँ पर कि लोग आराम से रह सके। और सर, बाईपास पे तो हमने जो बोगदे बनाए हैं ना, वहाँ इतना जाम लगता है, क्योंकि वो हमने वो पता नहीं किस सिविल इंजीनियर ने प्लान किया था और कैसे किया था। ओरिजिनली तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, बाईपास अपना बहुत अच्छा प्लान हुआ था, किंतु कोई NHAI के डायरेक्टर थे, उन्होंने हमारे 32 या 33 अंडरपास बंद कर दिए, बोले कि अंडरपास नहीं बनेंगे। उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स है, जस्ट टू कट द कॉस्ट। आज नहीं तो हमारे अगर बोगदे प्रॉपर बनाए जाएं, सर्विस रोड्स प्रॉपर बनाए जाएं, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जाम का क्या इलाज है? ये जो आप मास्टर प्लान की बात करो, इस मास्टर प्लान में ये भी तो एक हिस्सा होगा। बिल्कुल, लॉजिस्टिक, मैंने आपसे सबसे पहले बोला लॉजिस्टिक। उसको कैसे रोकें हम तो रोज जाम से परेशान है। आदमी का घंटा 1.5 घंटा खराब हो जाता है और इरिटेशन होता है, और जो रोड रेज के किस्से होते हैं ना, ये जाम के कारण ही होते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो अगर जिस जगह जाम लग रहा है, वहाँ के जिस भी अंडरपास के पास में जाम लग रहा है मेजर, वहाँ की रोड विड्थ, वहाँ का टर्निंग रेडियस, या वहाँ से हमारी गाड़ी की क्रॉसिंग कैसे हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मुझे कई बार लगता है कि बिचौली का जो जाम लगता है, वहाँ लाइट सिस्टम। आप रेड लाइट है नहीं, एक पुलिस वाला खड़ा हो जाता है बेचारा, कितने को ध्यान देगा वो। तो अगर हम लाइट सिस्टम लगा दें और सख्ती कर दें कि अगर किसी ने भी, बाकी शहर में भी चौराहा पे, चाहे विजयनगर चौराहा हो, चाहे बंगाली चौराहा पे तो पुल बन गया, लेकिन पहले बंगाली चौराहा हो, इन सब पे, सपना संगीता टाकीज वाले जो चौराहे, इन सब पे भी बहुत भारी जाम लगता है। परंतु जाम के लिए फिर रोड पैटर्न्स, हमारे ट्रैफिक सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। एक बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, मतलब इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द मास्टर प्लान, पर मास्टर प्लान में रोड विड्थ, ट्रैफिक का सर्वे, उसके अनुसार एंड रोड पैटर्न्स, कैसे क्रॉसिंग्स होगी, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक दो तरफ से आ रहा है, आपस में मिक्स होगा और फिर निकल जाए बिना अभी जाम। जो मास्टर प्लान बन रहा है या जो अभी मास्टर प्लान बनने की कवायद चल रही है, कहा जा रहा है कि मास्टर प्लान बनाएंगे, नया बनाएंगे, उस सब चीज़ों से आप संतुष्ट हैं? एक अनुभव के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी लेटेस्ट मास्टर प्लान देखा नहीं है, अभी जो बन रहा है मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा। काफ़ी गोपनीय है वो, जबकि दैट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो गोपनीय क्यों है? नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो। तो गोपनीय रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं?
आज की तारीख में तो यही है कि अफसर इसको क्यों गोपनीय रखना चाहते हैं कि हम उसको किस आपका लैंड यूज़ हम चेंज कर दें और मेरा लैंड यूज़ दूसरा रख लें, तीसरे का लैंड यूज़ हम तीसरा रख दें, बस यही है लैंड यूज़ बदल रहे हैं हम, किस तरह से लैंड यूज़ कर सकते हैं चेंज। तो मैंने कहा ना, मास्टर प्लान इज़ नॉट ए लैंड यूज़ प्लान। बेसिकली जिस दिन हम ये हटा देंगे, लैंड यूज़ इज़ वन पार्ट, और फ्लेक्सिबिलिटी कर देंगे लैंड यूज़ में, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो मास्टर प्लान बन रहा है, इसको आपकी जानकारी नहीं, और इससे नहीं, संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं प्रश्न ही नहीं होता। तो मास्टर प्लान में अगर इसको 6 पार्ट में 6 डिवीजन 6 चैप्टर बनाए जाए, और डिटेल चैप्टर और समझने वाले चैप्टर, ऐसे चैप्टर नहीं कि जो कि लिख दिए और जिसके किसी ही समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहते हैं, वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। आपके तो मुख्यमंत्री जी से बड़े नज़दीकी संबंध हैं, आप उनको क्यों नहीं सलाह देते कि मास्टर प्लान ठीक से बने? अभी तो साहब थोड़ा बिजी है, इलेक्शन हो जाने दीजिए पहले, इलेक्शन के बाद देखते। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पंकज अग्रवाल साहब को, वास्तुविद हैं, एनवायरनमेंट के विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, लेकिन इंदौर शहर के मास्टर प्लान के भी मास्टर हैं। बहुत लंबा काम उन्होंने किया है, बहुत गंभीरता के साथ वो इंदौर के मास्टर प्लान की बारीकियों को जानते हैं। दिक्कत ये है कि इंदौर का मास्टर प्लान जैसा होना चाहिए, खासतौर पर मुख्यमंत्री के सपनों के शहर का जैसा मास्टर प्लान होना चाहिए, मुख्यमंत्री से सिंगापुर से बेहतर बनाना चाहते हैं, वैसा मास्टर प्लान हम बना नहीं पा रहे हैं या बनाना चाहते नहीं हैं। और आज इस बात की प्रमाणिकता भी सिद्ध हो गई वैज्ञानिक तौर पर, जो अब कैलाश विजयवर्गीय दावा करते थे कि उन्हें कहा गया कि जब पितृपर्वत बन जाएगा और हनुमान जी विराज जाएंगे तो इंदौर की प्रगति होगी। वास्तु विशेषज्ञ के रूप में पंकज जी उस पर मोहर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप देख लीजिए, हनुमान जी की कृपा है इस शहर पर। देखते रहिए डी चैनल न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।